परम आदरणीय समस्त श्रोतागणों को आज मैं परिचित लीला सुनाने का प्रयास कर रही हूँ कि महाराज बासुक की कचहरी में किस प्रकार से सभा लगी हुई है और किस प्रकार से परिचित और नवल्ले का विवाह हुआ। तो आइए गौर करते हैं कि बासुक के दरबार की अनुपमा अति विचित्र महफिल सजी शोभा जगत मगर हुए रही सभा नाच रही बड़ी खिलौना सबसे कमलों बड़ो नागिनी के दामिनी और भुजंग मैदानी और कोनिया जो सजहरी नागयनी तन बैठी बासुक की कचहरी। जिस समय महाराज बासुक कचहरी लगी हुई थी, अनेकों प्रकार के सर्प रहते थे। सर्पों की कचहरी लगी हुई थी, जगर मगर हो रही थी, चमकीली टाइप की दिखाई दे रही थी। आज महाराज बासुक अपनी कचहरी को देख करके बड़ा प्रसन्न हुए। इधर मेरे महाराज पारथ भी उसी कचहरी को देखने के लिए गए हैं। तो पारथ सुत पांडव को देखा तो रात खुशी में बासुक राजा, रात खुशी में बासुक राजा, रात खुशी में बासुक राजा जो
बासुक की कचहरी लगी हुई थी। पारत राज उसी समय वहां पर पहुंच गए, देखा कि सभा लगी हुई है, बड़ी सुंदर सी सभा दिखाई दे रही है, अनेकों प्रकार के सर्प वहां पर मौजूद थे। जिस समय पारत पहुंचे हैं बासुक की कचहरी में, मन में विचार करने लगे हैं चलो जुआ खेलते हैं। और महाराज मैंने बताया था कि जुए जैसा खेल नहीं, अगर हार ना हो तो, चोरी जैसा धंधा नहीं, अगर मार ना हो तो, क्योंकि बताया गया है कि जुए जैसा खेल नहीं, अगर हार ना हो तो, और चोरी जैसा धंधा नहीं, अगर मार ना हो तो। भाई जैसा प्रेम नहीं, गरदार ना हो तो, और पत्नी जैसा प्रेम नहीं, बदकार ना हो। इधर मेरे महाराज बासुक की कचहरी में जुआ खेलने का प्लान बना, कहने लगे चलो पास हो जाए, जुआ हो जाए। बोले चलो ठीक है। इधर गर्व की बाजी रख रहे हैं महाराज। बासुक ने अपने पत्नी के गर्व को देखा था, जाकर के बोले कि अपने पत्नी के गर्व की बाजी रख रहा हूँ, यदि मेरे लड़का होगा, तुम्हारी लड़की होगी तो शादी हो जाएगी। पारत राज सोचने लगे चलो बढ़िया रहा, कहने लगे चलो ठीक है। आज दोनों ने जब पासे पटकने लगे हैं, खेल होने लगा है कि पद पद बचन पटक दिए पासे, तो डाली गोद न तकिया सुगने, अरे डाली गोद न तकिया सुगने, गोद से मनाए बासुक ने जब पासे को फेंका तो उसमें 13 नंबर आए, और 13 नंबर का मतलब हुआ हारना। जब 13 नंबर आए, दोबारा में जब भारत ने फेंका तो 25 नंबर आए, भारत जीत गए। बासुक को बहुत सोच हुआ कि आज भारत जीत गए, हम तो हार गए। बासुक ने क्या किया, तुरंत ही अपनी राज्यसभा से खड़े हुए और महलों की तरफ चल पड़े। तो बासुक चले महल बने, आवत देखे
जैसे ही महाराज बासुक अपनी राज्य सभा को छोड़ करके घर की तरफ चल पड़े। नागिनी ने देखा कि मेरे पति देव आ रहे हैं, तुरंत ही खड़ी हुई और सुंदर सा आसन डाल दिया। नागिनी बोली है, महाराज क्या बात है, बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो। बासुक कहने लगे, दुखी की बात क्या बताऊं, हम तो बाजी हार गए हैं, भारत जीत गए हैं और मैं तुम्हारे गर्भ की बाजी रख करके आया हूँ। यदि तुम्हारे गर्भ से कन्या का जन्म होगा तो मैं जहर विष खा करके मर जाऊंगा। नागिनी मन में विचार करने लगी, ये तो प्रभु की लीला, इसमें हम क्या कर सकते हैं। अपने पति को समझाते हुए नागिनी बोली है कि अंतर घट की खबर न स्वामी, अंतर घट की खबर न स्वामी, नागिनी समझा करके बोली है, स्वामी ये तो प्रभु की लीला है, इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। ऐसा करो कि तुम भगवान कन्हैया का ध्यान रखो, जो कुछ भी करना है वही करेंगे। बोली है, भगवान कन्हैया ने तो इंद्र भगवान का भी मान टार दिए, जो अपने एक नाखून पर गिरिवर को धारण किए हुए हैं, तुम उनका ही ध्यान करो। बासुक बोले हैं, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन एक बात याद रखना है, तुम्हारे गर्भ से किसी पुत्री का जन्म हो जाएगा, लड़की का जन्म हो जाएगा तो मैं जहर विष खा करके मर जाऊंगा। इधर महाराज पारथ के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। बड़े आनंद के समय महाराज पारथ अपने उस बच्चे का लालन पालन कर रहे हैं और इधर बासुक मन में बहुत उदास होता चला जा रहा है, चिंतित होता चला जा रहा है कि सुनी के बहन खुशी है बासुक तो पहुंची जाएंगे धरी
रहे। और इधर बासुक ने जैसे ही सुना कि पुत्र का जन्म हुआ है, बड़ा दुखी हुआ और वो परीक्षित धीरे धीरे बड़ा होने लगा है, सियाना होने लगा है। जब 8 वर्ष का हुआ तो बड़े धनंतर गुरु जो थे उसे विद्या सिखाने लगे। धीरे धीरे उस बच्चे को विद्या सिखाते सिखाते वो कुंवर बड़ा होने लगा, सियाना होने लगा। और महाराज पारथ के घर एक कुआं था जिसे अमृत कुआं कहा जाता है। जब वो परीक्षित 12 वर्ष का हुआ तो हुआ क्या कि वही गो कुंवर तो अमृत कुआं में वहां पर पहरेदार रहते थे। और जब परीक्षित 12 वर्ष का हो गया है तब महाराज पारथ ने उन पहरेदारों को हटा करके अपने कुंवर को भेजा। बोले इस अमृत कुएं की पहरेदारी तुम करोगे। और सारा हाल बतला दिया था महाराज पारथ ने। बोले कि जो बासुक की लड़की ये तुम्हारी धर्म पत्नी है, कहीं पर मिले तुम इससे ब्याह कर लेना। इधर वो जो नागिनी थी अपने गर्भ को छुपा लिया। जब लड़की का जन्म हुआ ले जाकर के उसे एक बांदी को दे दिया और बोली इसका लालन पालन तो करना। जब बासुक ने सोचा कि मेरी पत्नी की तो कोई पुत्र या पुत्री हुई होगी, नागिनी ने बता दिया कि स्वामी मेरा तो गर्भ खंडित हो गया था। महाराज बासुक को नहीं पता था कि मेरी बेटी हुई है। इधर वो धीरे धीरे बेटी भी सियाने होने लगी है, बड़ी होने लगी है कि इतनी तुवंती भई नवंद कि जौवन कुछ लोग सोहू लगे और कथा पंडाल में जो कोई सोह देव का बहुत बड़ा अंजाम हो तो पता है।
बता दे, एक छोटा सा उदाहरण है। एक उदाहरण है, मैया एक कथा सुनने रोज आया करती थी और उनके जो पति देव थे वो बोले तुम रोज रोज कथा सुनने जाती हो, आखिर क्या तुम्हें मिलता है? ऐसा करो चुपचाप लेट जाओ, सो जाओ। और मैया बोली नहीं, मैं भागवत सुनने जरूर जाऊंगी। कहने लगी अच्छा तो तुम रोज रोज भागवत सुनने जाती हो, आज हम भी जाएंगे। मैया बोली अच्छा तो आज तुम भागवत सुने रही हो? कहनी हाँ हाँ आज हम जाएंगे। एक दादा उठे और चले आए कथा पंडाल में। मैया जी बीच में बैठ गई थी और ये दादा काकने सबसे पाछे चली गई। को बिजली क्या खंभा लग रहा जी का पोल कहा। वही दादा काकरे जाए वो है पोल के बढ़िया भरवा बैठ गए और टेक ले लेते। कोई कोई जब बैठे थे तो टेक लेके बैठे थे। वही दादा वो खंभा के भर हो गए और कथा चल रही और दादा मुंह फैलाए सोए नहीं। दादा मुंह फैलाए सोए रहे और कथा चल रही है और कुत्ते से और भगवान शंकर से बहुत बड़ी दुश्मनी। कुत्ता देखी जहां उनका एहसास हुई कि यहाँ पे शंकर भगवान धरे तुरंत पर्ची देंगे। देर नहीं लगी तनकी, तुम नहाओ चाहे ना नहाओ, बिना नहाए गए सब पर्ची दे। कोई दादा बैठे हैं चुप्पे। कथा समाप्त हो गई, आरती हो गई, प्रसाद का वितरण हो गया, सब चले गए अपने अपने घर। और यम्मा लेकिन गई भागो समय रही इनका जगह बहनी चाहे जो कोई उठा ले जाए। दादा चुप्पे मुंह फैलाए बैठे और कुत्ता हुआ तुरंत उनके महिमा अमृत भर दिया। दादा कुछ नहीं जान पाए और यम्मा ने घर में बढ़िया प्रसाद रखी दी ना और कहीं बैठी हुई देखी थोड़ी देर बाद वही से कटिया जाए बैठ रहे। जब दादा की आंखें खुली तो देखे दादा हिया तो कोई नहीं। जब आंखें खुली तो तरह को अपना मुंह चलावे दादा और जब मुंह चले तो भैया दादा को जब उठाते हैं वही बगठाहट परखते घर का पहुंच गए और जाए कहीं निकले तो ये प्रसाद लग रहा तो मीठे मीठे लग रहे हो तो बहुत बगठाती है। कहीं तुम रहो कहा यो बताओ पहले। कहीं हम रहन तो होते सुने थे लेकिन काम तो खंभा के खंभा लाग रहा है तो वह के भले के रहता हम सोए। कहीं जब कथा सुनाया ना तो कथा सुन के सोए गिरा। कहीं हाँ कहीं ऐसा करो कि जब प्रसाद तुम लाए हो तने हमका दे दो, जो बहुत खराब हो रहा। कहीं अच्छा थे अम्मा कहा करें ले जाए प्रसाद दे दे। कहीं कहीं हाँ यो मीठ तो है खैर और हमका बहुत बार उठाते रहे। ऐसा करो चलो अच्छा सो जाओ और सवेरे धान काटेगा। अम्मा पहुंच गए बीच मुहर्रम खटिया डाल ली। कहीं ऐसा करो तुम अंदर सो जाए, बहुत सोते हो। कहीं नहीं आज हम बाहर से तुम अंदर सो जाए। कहीं ठीक अम्मा अंदर चली गई और दादा बीच मुहर्रम डाल ली खटिया चुपके सोए नहीं। और वही दादा खाली सुनना है 3 शब्द, आए हो आओ, बैठियो बैठो, जा रहे हो जाओ। 3 चोर आ रहे चोरी करे खातिर। जब चोर आए तो दादा कवाए लागे। कहीं आए हो आओ, कोई कोई कवाए लागे थे। हमारा जब इधर दद्दा बैठ सबसे बड़ा कहे वाले छोट सरे वही बहुत बड़े दद्दा हमारा है। वही रात में यहाँ कुछ बदल है जरूर है। बतलाई है जरूर और कुछ घर वाले है बतलाती बहुत है। कोई बोले रात में चाहे ना बोले अकेले है बतलाया फेंका। जैसे सोनम दीदी है ये रात में बतलाई है जरूर, कोई जागे चाहे ना जागे। वही दादा बतलाए लगे आए हो आओ। वही 4 सोचे दादा यूं बढ़वा जागत है कहा यूं कहते आए हो तो आओ। तो वही सोचे ऐसा करो कि चुप बैठ जाओ जान ना पावे। जब वही 3 जने बैठे लगे तो वही दादा कहे जाते हो का जाओ। नहीं नहीं दादा बोले बैठे थे। अच्छा बैठो बैठो। वही 3 सोचे लगे दादा का मतलब ये पक्का देख रहे हैं। जब हम खड़े रहा तो कहीं आवत हो आओ अब बैठ गया तो वहां बैठे थे बैठो। अच्छा कहीं ऐसा करो चुप्पे नहीं कर रहे चलो नहीं तो जो ये बढ़वा हल्ला मचा दे तो बड़ी बेइज्जती हुई जी। वही 3 जने खड़े हुई गए अब भागे क्या प्लान बनाए।
तो दादा कहे लगी जाते हो अच्छा जो बूढ़ा जाने पानी कहीं काहे ये बकत हो। दादा कुछ नहीं जान पाए कि यहाँ चौर है कि कोवर है। बूढ़ा कहीं काम बकत है चुपे पड़े तब वो कुछ नहीं जानती और बूढ़ा लेकिन की चौर अब दौड़त जा रहे कहीं अच्छा तो तुम यह कथा सुनेगी ना कहीं का होगा कहीं होगा का 3 जने आए घर चोरी करे खतरे लौटी गए तो कहीं काहे कहीं तुम जाओ सुने रहो है यहाँ बकत रहो तो कहीं का साँच हुआ है कहीं हाँ साँच हुआ है तो अम्मा कथा सुनो तो कायदे से सुनी लो कल खूब सोए 24 घंटा और जो कोई सोए जाए तो सोच ले वो हैदर सब जो दादा के घर है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की शंकर भगवान की आज के आनंद की गुरुदेव भगवान की। इधर जब वो नवल्ले सियानी हुई है बड़ी हुई है बहुत सुंदर लगती है देखने में अपने अता के ऊपर खड़ी हुई थी वो नवल्ले लेकिन बासुक को नहीं पता था कि मेरी बेटी है। वो नागिनी कैसी थी नवल्ले कैसी थी कि जौवन में पर भूरे काली तो बहुत हसीन अपने बालों को सुखा रहे थे। जैसे ही महाराज बासुक ने छत पर नजर डाली विचार करने लगे हैं कितनी सुंदर लड़की है यदि इसके साथ में मेरा विवाह हो जाता तो कितना बढ़िया रहता। जैसे ही गलत ख्याल मन में आए हैं उनके कोढ़ हो गया उनकी काया बिगड़ने लगी है कि काया कोढ़ी देख के शेष हुए दिलगीर और महलन के भीतर गए बहे नैना से उनके मनसा पाप लग गया। अपनी शरीर को देख करके महाराज बासुक मन में बहुत उदास हुए कि सब मेरे शरीर को क्या होता जा रहा है। आंखों से आंसुधारा बहाते हुए आज महाराज बासुक अपने घर की तरफ गए कि पिता देख सुता नवल दे चादर ओढ़ी और शेष कहे देख मैं हो गया। जाकर के महाराज बासुक जब घर को गए हैं नागिनी से बोले ये कौन है जिसे मैं देख करके कोढ़ी हो गया हूँ। मेरे शरीर में कोढ़ लग गया है मेरी काया बिगड़ती चली जा रही है कि नारी बयान कर साफ पति कन्या यहाँ आपकी तुम्हें लगा है मनसा पाप सो अमृत मिले नहाओ पिया तब काया सुंदर होगी। वो नागिनी कहने लगी स्वामी ये जो लड़की को देख रहे हो ये तुम्हारी ही लड़की है तुम्हें मनसा पाप लग गया है